ले सकते हैं। ये अभी 3 मशीन हमने की थी, उनका लाइसेंस कैसे लिया जाता है वो आज आपको सिखाएंगे। ये पूरा इसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और डायरेक्ट AERB के कॉन्टैक्ट में इस टाइम अपन, और यहाँ से अपन ये निकाल रहे हैं ये लाइसेंस फॉर ऑपरेशन। जब तक ये लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक मशीन को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। AERB से जो लाइसेंस मिलता है उसके बाद ही किसी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं अपन। और ये जो एक्सरे की मशीनें हैं इन सब का लाइसेंस 5 साल के लिए मान्य होता है। AERB द्वारा जो ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है वो 5 साल के लिए मान्य रहता है, फिर 5 साल बाद उसे पुनः रिन्यू कराया जाता है। इन सब मशीनों का 5 साल के लिए है। डेंटल की जो मशीन होती है, डेंटल एक्सरे की मशीन, उसका लाइसेंस 10 साल के लिए होता है। सेफ्टी टूल है ना। अब देखिए, ये जब लाइसेंस देने से पहले इन सब चीज़ों को देखता है, सेफ्टी टूल्स आपके पास है कि नहीं, ये ना, प्रोटेक्टिव एप्रिन है, बैरियर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमने अवेलेबल करा दिया। जैसे इसमें लिख रखा है भी अवेलेबल हो गया ये, ठीक है। इक्विपमेंट की डिटेल डाली जाती है। फिर अब ये एप्लीकेशन फॉर, अपन काय के लिए निवेदन कर रहे हैं, लाइसेंस फॉर ऑपरेशन न्यू इक्विपमेंट। यदि नई मशीन का लाइसेंस लेते हैं तो न्यू इक्विपमेंट पे जाएंगे अपन, और इसको पुरानी का भी मिलता है, रिन्यू वालों का भी मिलता है, रिन्यू करेंगे तो, ठीक है। ये न्यू हो गया। इक्विपमेंट ID एप्सिलॉन की है ना, मोबाइल है, ठीक है। एक ही करके ले लो, 3 नंबर प्लेट है। जैसे ये मशीन अपन ने ले ली, ठीक है, और इसके बाद में सप्लायर, देखो AERB का रूल है, मशीन का मैन्युफैक्चरर, मशीन का सप्लायर और मशीन का यूजर, तीनों का AERB में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। मशीन का मैन्युफैक्चरर, मशीन का सप्लायर तथा मशीन का यूजर। मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड यूजर शुड बी रजिस्टर्ड इन AERB। एक्सरे मशीन, मैन्युफैक्चरर, supplier and user should be registered in AERB। अगर ये इनमें से एक भी रजिस्टर्ड नहीं है तो मशीन नहीं चला सकते, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी कोई किसी ने कंपनी से मशीन ले ली और आगे सप्लाई कर दी। सप्लायर को भी रजिस्ट्रेशन होना इसमें मस्ट है AERB में। हाँ? तभी तो यहाँ तक पहुँचते हैं। ये प्रक्रिया, ये सब उससे पहले की प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बताया गया है कि मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और काम करने वाला, उस मशीन में यूज करने वाला, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए AERB के अंदर। ओके, तो इसमें RSV रहता होगा सर, है RSV रहता होगा रजिस्टर्ड, तो RSV तो रजिस्टर्ड रहता होगा। इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होता है, अपना मेडिकल कॉलेज है ना, अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है AERB के अंदर। इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होना चाहिए। इंस्टीट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूट आ गया यूजर के अंदर, अपन क्या यूजर, अपन यूज कर रहे हैं, तो हम इंस्टीट्यूट हो गया यूजर, मैन्युफैक्चर हो गया जो बनाने वाला, सप्लायर हो गया जो बेचने वाला, तीनों को रजिस्टर्ड होना AERB में जरूरी है। ये वाली का देखो, अब यहाँ सप्लायर है, ये जो मशीन सप्लाई की है एप्सिलॉन हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने, जयपुर की कंपनी है ये, इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया, इस पर दे दिया, ठीक है। अब ये सारी प्रक्रिया होने के बाद वो RSO से सर्टिफिकेट लेता है, ये सर्टिफिकेट ले रहा है, आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस।
जो ARB की टर्म्स कंडीशंस है किसी मशीन को चलाने के लिए, किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, ये RSO सब चीज़ें चेक करता है। RSO यहाँ लाइसेंस देगा। जैसे अब मैंने ये इसको ओके किया, ठीक है, और इसको सबमिट करूँगा तो इसका लाइसेंस जारी हो जाएगा, ठीक है। RSO की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि RSO ही अगर स्टेप बाय स्टेप गलती करता चला जाएगा, मशीन भी सही नहीं है, कमरा भी सही नहीं है और सप्लायर भी ऑथेंटिक नहीं है, तो आगे रेडिएशन फैलेगा। मतलब जो नॉर्म्स ARB के उनको फुलफिल नहीं करेंगे तो ये सब गलत है। तो RSO की जिम्मेदारी होती है इन सब चीज़ों को देखना, चेक करना, ठीक है। अब इसको सबमिट करा देते हैं अपन। वो बार बार कहता है, फिर दोबारा पूछता है कि टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ ली, ठीक है ना। सर अगर इसमें अपन कोई भी डिटेल गलत डाल देते हैं तो वो कैंसिल कर देते हैं? लाइसेंस ही नहीं आता। लाइसेंस जो कमिटी खुलता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लाइसेंस फॉर ऑपरेशन ऑफ न्यू एक्सरे मशीन जो इसका होगा 1940। अंडरटेकिंग बता रहा हूँ। नया दे दिया अंडरटेकिंग। अभी देखो अंडरटेकिंग ले रहा है यहाँ, ये प्रैक्टिशनर हो गए, ये हो गए, ये QA उसका है क्या, NABL था इसका, NABL है ना, ठीक है। देन द इक्विपमेंट पास द क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, ठीक है। The understand that any wrong declaration ठीक है, ये अब अपन ने सारी इसकी दोबारा से फिर अंडरटेकिंग भी ले लिया उसने अपन से, और उसके बाद अपन इसको ओके करते हैं। अब ये लाइसेंस बना रहा है। ये इसने इसका ये भी लाइसेंस, अपनी एप्लीकेशन लग गई है। ये अपनी एप्लीकेशन उसके पास चलेगी, उसने एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन, लाइसेंस ऑपरेशन के लिए एप्लीकेशन अपनी, इसका फॉर्म नंबर ये है, उसने ले लिया है। इसको अब अपन क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। और अब अपन इसकी एप्लीकेशन में जाके देखेंगे स्लो चल रहा। इस तरह से हर मशीन का लाइसेंस ARB से लेने के बाद ही उस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। जब तक किसी मशीन का लाइसेंस ना हो, आपकी जब ड्यूटी लगे, अगर लाइसेंस नहीं है तो आप उसको ऑपरेट ना करें। आप अधिकारी को बिल्कुल साफ मना कर सकते हैं, इसका लाइसेंस नहीं है साहब, मैं इस पर काम नहीं करूँगा, या इसका QA नहीं है, हम इस पर काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर QA ही नहीं होगा, क्वालिटी एश्योरेंस उसका नहीं है, उसका टेस्ट नहीं हुआ तो मशीन ज़्यादा रेडिएशन दे रही है, गलत दे रही है, उसके ब्रेक में रेडिएशन आ रहा है, कहाँ कितना रेडिएशन है ये ही कंफर्म नहीं है, तो आप एनवायरनमेंट को, पेशेंट को और अपने आप को रेडिएशन से ग्रसित पाएंगे, है ना। तो इसलिए अपन को जब तक लाइसेंस ना हो, QA ना हो, अपन को ऑपरेट मशीन को नहीं करना है। सर अपन जांच कैसे कर सकते हैं कि इसका लाइसेंस अभी है या फिर हो गया? हर मशीन पे जो ये लाइसेंस हम निकाल रहे हैं, हर मशीन के ऊपर लाइसेंस लगा रहता है। यहाँ पे भी इसका लाइसेंस लगा होगा, आप जाके देखेंगे कि लगा रहेगा। कहीं दीवार पे या जहाँ मशीन कंट्रोल पे इसका लाइसेंस लगा रहता है, चाहे पोर्टेबल हो चाहे फिक्स मशीन हो, सबका उस पर लाइसेंस लगा होगा। और QA जो होता है, QA इतनी मतलब 4, 5, 6 पन्ने की रिपोर्ट होती है, वो फाइल में रहती है, ठीक है ना। तो QA के लिए आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं उनसे कि भैया हमें इसका QA बताएं, इसका QA है क्या, ठीक है। और जब भी आप जाएं, जहाँ आपकी ड्यूटी लगे, उस मशीन का लाइसेंस